देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो अखिलेश यादव के गठबंधन से जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस गठबंधन को अखिलेश यादव ने रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते का नाम दिया था, आज वो गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गई है। दरअसल आज विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ में मौजूद थे, जहां उनके साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नदारद रहे, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया था। और यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके एक तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी थी। और इसके अलावा सपा गठबंधन के सहयोगी दल का कोई भी नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद नहीं था। माना यह जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष अपने प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के लिए पूरी तरह से लामबंद होगा, लेकिन अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर को ना बुलाना ये बता रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों में दरार पड़ चुकी है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इन दिनों चुनाव में जनप्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करने के लिए देश भर का दौरा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका जोरदार स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। और इसके बाद विपक्ष के नेताओं के साथ यशवंत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो संविधान की सुरक्षा करेंगे। और आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया हुआ है, और इसी महीने राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग भी होनी है। और सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को चुनौती दे रही हैं, जिन्हें अब तक एनडीए के अलावा बसपा समेत कई और दलों ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। यशवंत सिन्हा भी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। तो विपक्षी नेताओं के साथ यशवंत सिन्हा की मौजूदगी आज थी, और उन्होंने दावेदारी एक बार फिर से पेश की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति अगर चुनकर के आता हूं तो संविधान की सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं यशवंत सिन्हा, और वहां पर जाकर के अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, और समर्थन हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कितना समर्थन मिलेगा विपक्ष का यशवंत सिन्हा को, इस पर रहेगी नजर। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कुछ असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव तो कई बार हुआ है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत असाधारण हैं, और असाधारण इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है वो अशांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो 2-3 भागों में बंट गया है। ऐसा लगता है कि आपस में जो बातचीत होती थी, जो डायलॉग चलता था, वो समाप्त हो गया है। कहीं कोई किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है। और इस समय देश जिन हालातों से गुजर रहा है, ये आदरणीय यशवंत सिन्हा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। देखने को और देखने आने को आंकड़े तो हैं सरकारों के पास, लेकिन सरकारें खोखली सी हैं। उस स्थान पर बैठ करके सरकार को दिशा दिखाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उस संविधान के रास्ते पे चलाने के लिए इनसे बेहतर मैं समझता हूं आज प्रत्याशी कोई नहीं। इसलिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के साथ बहुत सारे और दल भी आपका समर्थन करेंगे।
और वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कल लखनऊ आएंगी और भाजपा के साथ सहयोगी दलों के मतदाताओं से संपर्क करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की ही जीत होनी है और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर में मिली करारी हार के बाद सपा अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। जेल से रिहा होने के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान पहली मर्तबा सपा कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ईडी से पूछताछ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि सरकार जब चाहे जैसे चाहे मुझसे या मेरे परिवार से पूछताछ के लिए बुला सकती है। अखिलेश यादव भी मौजूद है, आजम खान भी मौजूद है। आजम साहब, बहुत दिनों बाद आज आप पार्टी कार्यालय पहुंचे, कैसा लगा आपको? आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी जेल से न छूटे होते तो अभी ना आते, तो इसमें बहुत दिन कहाँ हुए। सिन्हा जी आए थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप रिपोर्ट करेंगे, हम वोट करेंगे। क्या कर सकते हैं? मेरी मरी माँ को भी कर सकते हैं। जब उन पर मुकदमे हो सकते हैं मरी माँ पर, तो ये भी हो सकता है। लोकतंत्र है ना। यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव आजम साहब को गाड़ी तक छोड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं और यहाँ देखिए खुद वो गाड़ी निकलवा रहे हैं। आजम खान जेल से छूटने के बाद पहली बार आज जब पार्टी कार्यालय पहुँचे तो हमने बात की और उन्होंने कहा कि भाई आपको भी पता है कि क्या है। ईडी के सवाल पर भी उन्होंने कुछ जवाब दिए हैं और देखिए यहाँ से अब वो जा रहे हैं और अखिलेश यादव खुद उन्हें यहाँ पर अब सी ऑफ कर रहे हैं, यानी यहाँ से विदा कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव हालांकि अब वो कह रहे हैं कि जो बात करनी थी वो बात कर चुके हैं, आज मीडिया से फ़िलहाल कोई बात नहीं की। लेकिन आजम खान ने ज़रूर निशाना साधा है सरकार पर, चाहे हम बात करें जो ईडी की पूछताछ हो रही है उसको लेकर या फिर जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उन सारी चीज़ों को लेकर। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग के मामले में आज पूछताछ के लिए लगातार दूसरे दिन ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां करीब 6.5 घंटे तक ईडी के अफसरों ने अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की। और इसके पहले बुधवार को भी आप जानते हैं कि अब्दुल्ला आजम लखनऊ में ईडी के अफसरों के सामने पेश हुए थे और बुधवार को भी अब्दुल्ला आजम से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज पूछताछ खत्म होने के बाद अब्दुल्ला आजम से पूरे घटनाक्रम पर बातचीत की। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम कल ईडी के सामने पेश हुए थे और लगभग 6 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान उनसे कई सवाल किए गए। कई सवाल वो ईडी के टाल भी गए। हालांकि आज उनको दोबारा यहां बुलाया गया है। अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीन फातिमा को भी ईडी ने नोटिस दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय कितना पैसा लगा था, किन किन संस्थाओं का लगा था, कौन कौन से चैरिटेबल ट्रस्ट थे, इस बारे में ईडी ने जानकारी मांगी है। अब्दुल्ला आजम आज फिर ईडी के सामने पेश होंगे और तमाम दस्तावेज लेकर आएंगे। उनके साथ कल उनके वकील भी थे, आज भी उनके वकील रहेंगे। आज तय हो जाएगा कि अब्दुल्ला आजम ईडी के सामने क्या चीजें रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और ईडी उनके जवाबों से, उनके दस्तावेजों से कितनी संतुष्ट है। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। मामला 28 साल पुराना है, जब 2 मई 1996 को विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान सपा के तत्कालीन प्रत्याशी राज बब्बर पर मतदान अधिकारी और कुछ और लोगों से मारपीट करने का आरोप लगा था। और इस पूरे मामले में थाना वजीरगंज में राज बब्बर और अरविंद यादव के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट का फैसला भी ऑर्डर तो आ जाए। 2 साल की सजा और 8,500 रुपए जुर्माना। वो मुझे मालूम नहीं, अभी पता लगे लेके आ रहे हैं वकील पीछे। तो आगे इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे सर? क्यों, देखते हैं अभी क्या करेंगे। तो राज बब्बर साहब हमारे साथ हैं, कोर्ट से निकल रहे हैं। 28 साल पुराने चुनाव के दौरान मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और 2 साल की सजा और 8,500 रुपए जुर्माने
की सजा सुनाई गई है राज बब्बर को। राज बब्बर कोर्ट में दिन भर मौजूद रहे। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था, आज फैसला आना था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राज बब्बर का कहना है कि इससे आगे वो जो ऊंची अदालत है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल उनको फैसले की कॉपी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है और इस बार के सियासी समर में मुस्लिम वर्ग के वोटों के लिए जोर आजमाइश अभी से ही देखी जा रही है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कानपुर में एक नई इबारत लिखी जा रही है, जिसकी पटकथा लिखने वाले हैं राजनीतिक माइक्रो मैनेजमेंट की मिसाल पेश करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जहां भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। हमारी सरकार एक अच्छी काम कर रही है और देश को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कानपुर के उन इलाकों को मार्क किया है जहां से विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट मिलने में या तो मुश्किल आई है या एक भी वोट नसीब नहीं हुआ। एबीपी गंगा भी इस टीम के साथ कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है और बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत अपने बूथों को मजबूत करने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कानपुर में बीती 3 जून को जो हिंसा हुई थी, अब उन इलाकों का रुख किया गया है और उन इलाकों में जाकर मुस्लिम समुदाय से ये सवाल कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनके लिए अछूती क्यों है और ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक समुदाय रुख नहीं कर। 169 सीसामऊ विधानसभा लोकसभा कानपुर, इस बूथ को हम लोग हारे थे और इसलिए हम लोग इस विधानसभा को हारे थे। वार्ड 71 है, लेकिन बूथ संख्या 179 चमनगंज में हम लोगों को प्रवास लगाया गया है। ग्राउंड जीरो तक जाकर भौगोलिक स्थिति, जातिगत समीकरण के आधार पर आखिर क्या कमियां हैं, क्या प्रदेश नेतृत्व को यहाँ पर कुछ हमसे एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पार्टी ने यहाँ से बनाकर हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व को। जिस रिपोर्ट का भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता जिक्र कर रहे हैं, उसे आप भी देख लीजिए। दरअसल कानपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर भाजपा को हार मिली। सीसामऊ से इरफान सोलंकी को 50.68% वोट मिले और वो 12,266 वोट से जीते और कानपुर छावनी से मोहम्मद हसन रूमी को 49.99% वोट मिले, वो 19,987 वोट से जीते। इन्हीं सीटों पर भाजपा ने बूथ से लेकर वोटर लिस्ट के हर पन्ने को लेकर रणनीति बनाई है, जिसका पहला चरण है जनसंपर्क। जनसंपर्क में कार्यकर्ताओं को कुछ पॉजिटिव जवाब मिले तो कुछ उनके विपरीत। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मैं उनकी हर बात पे सहमत हूँ और चाहता यही हूँ कि मेरी एक सरकार डबल इंजन की जो है, ये अगर बन के कामयाबी के रास्ते में एक तरक्की आ रही है तो मैं उसमें खुश हूँ। कार्यकर्ता आपके पास आए हैं, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी अछूती क्यों है? अब क्या बताया जाए, कुछ बताया नहीं जा सकता। योजनाओं का लाभ मिलता है? योजनाओं का लाभ वही राशन वाला मिलता है और क्या मिलता है, और तो कुछ मिलता नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। पूरे यूपी में ऐसी कुल 107 सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार और जीत तय करने की ताकत रखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी यूपी में मुसलमान की बड़ी मौजूदगी है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में 136 विधानसभा की सीटें हैं जहां लगभग 27% मुसलमान हैं, जो किसी भी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करने में सक्षम है। और यहां काम आती है भारतीय जनता पार्टी की बदलती रणनीति और बूथ मैनेजमेंट का चक्रव्यूह, जो विरोधियों के लिए हर वक्त एक नई मुश्किल खड़ी करती है। ऐसे में पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को तैनात कर दिया है, जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में इनमें से कुछ सीटें जीतकर भाजपा अपना आंकड़ा और ऊंचा उठा सकती है। कानपुर से सहयोगी रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में स्पीड पोस्ट से एक व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने परवेज अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी परवेज अली ने सदर पठान नाम के अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए व्यापारी को नुपुर शर्मा के समर्थन की झूठी बात लिखकर स्पीड पोस्ट से धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी और चिट्ठी में अपने पड़ोसी सदर पठान का नाम और नंबर लिख दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो चिट्ठी की हैंडराइटिंग सदर पठान की लिखावट से मेल नहीं खा रही थी
और पूछताछ में सदर पठान ने अपने पड़ोसी परवेज अली पर शक जाहिर किया, जिसके बाद चिट्ठी की हैंडराइटिंग से पुलिस ने परवेज अली की लिखावट मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे हो रही है पूछताछ। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 4 जुलाई को देवेंद्र ढाका नामक व्यक्ति को एक धमकी मिली थी, एक लेटर के जरिए, जो कि स्पीड पोस्ट से उनको भेजा गया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी थी। इस घटना को तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और देवेंद्र ढाका को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई थी। उसके उपरांत से कई टीमें हमारी इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी, तो अंततः थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम परवेज है, जो कि लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ये फर्जी लेटर लिखा था, जिससे कि उसके नाम पर एफआईआर हो जाए और उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा भवन के निर्माण को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। दून में विधानसभा और सचिवालय निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से ये निर्माण का काम लंबे वक्त से अटका हुआ था और देखिए, कहा जा रहा है कि 1 दशक तक फॉरेस्ट से अनुमति का प्रस्ताव मिलने का इंतजार रहा और अभी देहरादून में सीडीओ के विकास भवन में ही विधानसभा चल रही है। अब रास्ता निर्माण का साफ हुआ। नहीं, अभी इसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं है। ये ज़रूर मुझे पता चला है कि एक जगह कहीं पर संभावित है, लेकिन उसमें अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब आगे चलकर धीरे धीरे उसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।